अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज सन के साथ मैं हूं मोहम्मद जवाद नासिर। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक में मैं बात करूंगा वो है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। व्यूअर्स, ग्लोबल वार्मिंग आजकल के दौर का सबसे अहम और हल तलब मसला है। आज के टॉपिक पर मैं मुख्तलिफ फेजेस में बात करूंगा। आज आपको बताऊंगा क्लाइमेट चेंज असल में है क्या, इसके नुकसानात के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा इसकी वजह से हमारे प्लानट पर क्या क्या असरात पैदा हो रहे हैं, और साथ के साथ हम इस संगीन मसले का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ इस सदी का बल्कि पिछली कई सदियों से चले आने वाला संगीन मसला है। ये एक ऐसा मसला है जिसके नुकसानात ना सिर्फ हमारी नस्ल बल्कि हमारी आने वाली कई नस्लों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग असल में है क्या। जब लोग कोयला, तेल या कुदरती गैस जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पौधों और समुद्र में जज़ब होने से बच जाती है तो फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती है। इस कुरे अर्ज़ में कुदरती वसाइल करोड़ों वर्षों से मख्फी हालत में पड़े हुए थे। पिछली चंद सदियों में इन वसाइल को निकालने के बाद इनका बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। सनती इनकलाब के साथ ही इन वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल आलूदगी का बायस बना। व्यूअर्स, हमारी ज़मीन की आबो हवा बहुत ज़्यादा बदली है। सिर्फ पिछले 6,50,000 सालों में आइस एज ने 7 फेज मुकम्मल किए हैं। आखिरी आइस एज के अचानक खात्मे के साथ ही 11,700 साल कबल जदीद आबो हवा के दौर का आगाज़ हुआ और इसके साथ ही नई इंसानी तहजीब का भी आगाज़ हुआ। इस नए आइस एज से ज़मीन के मदार में बहुत छोटी छोटी तब्दीलियां पैदा होनी शुरू हो गई। इन तब्दीलियों की वजह से हमारे सियारे को जो शमसी तवानाई मिलती थी इसकी मिकदार में इजाफा होने लगा। आबो हवा के निज़ाम में गर्मी के साइंसी सबूत बिल्कुल वाज़ेह हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी के आखिर से सियारे का औसत दर्जा हरारत में 1.62 फ़ारेनहाइट इजाफा हुआ है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता चंद दहाइयों में सतह समुद्र में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले नुकसानात की। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे बड़ा असर हमारे सियारे पे पड़ा है वो गर्मी का ज़्यादा होना है। गर्मी की शिद्दत की वजह से हर साल आर्कटिक में बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ जब पिघलती है तो वो पानी बनकर समंदर की सतह में गिरती है, जिससे समंदर की सतह हर साल बुलंद हो रही है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक हमारे समंदर की सतह मजमूई तौर पर 19 सेंटीमीटर तक बढ़ी है। आर्कटिक में समुद्री बर्फ 1989 से हर दहाई लगातार पिघल रही है। मौजूदा हालात के पेश नज़र ग्रीन हाउस गैसों के अखराज की वजह से इस दहाई के आखिर पर ज़मीन का दर्जा हरारत और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है और बर्फ़ पिघल रही है। 1986 से 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक 2065 तक 24 से 30 सेंटीमीटर समंदर की सतह में इजाफा हो चुका होगा और 2100 तक ये सतह 40 से 63 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगी। मौसमी तब्दीलियों के ये असरात कई सदियों तक बरकरार रहेंगे, फिर चाहे हम ग्रीन हाउस गैसों का अखराज बंद भी कर दें तो भी। व्यूअर, इस बात के तशवीशनाक शवाहिद मौजूद हैं कि अहम टिपिंग पॉइंट्स जो हमारे सियारे पर असरअंदाज हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे सियारे की आबो हवा में नाकाबिले वापसी तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। माउंटेन ग्लेशियर खतरनाक हद तक पिघल रहे हैं। खुश्क महीनों में ऐसे इलाके जहां पानी की कमी है वहां और भी ज्यादा पानी की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन तमाम जानदारों के लिए नागजीर है। जंगलात का सफाया इस कमी का बायस बन रहा है। ऑक्सीजन के 3 एटमों के मिलने से ओजोन गैस बनती है। ये गैस हमारी बैरूनी फजा में ज़मीन से 12 से 48 किलोमीटर तक इकट्ठी हो रही है। ओजोन की ये लेयर हमारे सियारे को सूरज से आने वाली मुज़र शुआओं से बचाती है। फ़ज़ा में आलूदगी की वजह से ओजोन लेयर में दरारें पड़ रही हैं। ओजोन की लेयर सूरज की मुज़र शुआएं जो ज़मीन पर आने से रोकती है वो अब नीचे आ रही हैं और तरह तरह की बीमारियों का बायस बन रही हैं, मसलन कैंसर और स्किन इन्फेक्शन वगैरह। मुख्तलिफ जंगें भी आलमी हरारत में जौक तर जौक इजाफे का बायस बन रही हैं। दूसरी जंग अजीम
ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی پر ختم ہوئی۔ امریکہ نے ایٹمی اسلحے کے استعمال سے ایٹمی تابکاری سے آلودگی کو اس حد تک بڑھایا ہے کہ برسوں بعد بھی ان شہروں میں اپاہج بچے پیدا ہوتے رہے، بلکہ آج بھی ہو رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ایٹمی اسلحہ اس قدر اکٹھا ہو چکا ہے کہ اس سے اس دنیا کو کئی بار تباہ کیا جا سکتا ہے، اور تقریباً دنیا کے اکثر ایٹمی پلانٹ غیر محفوظ ہیں۔ ویئرز، اب بات کروں گا گلوبل وارمنگ کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں۔ ویئرز، کچھ طریقہ کار ایسے ہیں جن سے گلوبل وارمنگ کو روکنے یا کم از کم اس میں اضافے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو بہت سے طریقے ہیں ایسے جن کو اپنا کر ہم گلوبل وارمنگ کو کم کر سکتے ہیں، لیکن میں یہاں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چند اہم پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے پلانٹ ٹریز۔ جی ویئرز، درخت لگانا۔ ویئرز، درخت ہماری آب و ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں۔ ہمیں برازیل، انڈونیشیا، ہندوستان، پاکستان، کولمبیا اور میڈاگاسکر کے جنگلات میں درخت زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے، کیونکہ یہ جنگلات برساتی جنگلات ہیں۔ یہاں درختوں کی پیداوار اور بڑھاؤ دنیا کے کسی بھی جنگل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ درخت لگاتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ درخت زیادہ استعمال کریں جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کی صلاحیت دوسرے درختوں کی نسبت زیادہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان درختوں کا بھی خیال رکھیں جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکی ایسوسی ایشن برائے ایڈوانسمنٹ آف سائنس کانفرنس میں پیش کی گئی تحقیق کے مطابق گلوبل وارمنگ کو روکنے کے لیے جنگلات سب سے اہم ذریعہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم درخت اپنے گھروں، باغیچوں اور خالی جگہوں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ دنیا کی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے جنگلات کا کافی حصہ کاٹ دیا ہے۔ کوشش کریں ان جنگلات کو بھی بحال کریں۔ اس تناظر میں ہمارے موجودہ گورنمنٹ کا بلین ٹری سونامی پروجیکٹ قابل ستائش عمل ہے، جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے۔ مستقبل میں بھی ہمیں ایسے پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ ویئر سیکنڈ پوائنٹ ہے کریٹ مور سسٹینیبل ٹرانسپورٹ ہیبٹس۔ ویئرز، جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ اپنی رائڈ بک کرواتے ہیں۔ یہاں آپ کو کرنا یہ ہوگا، آپ کو اپنی نجی رائڈ بک نہیں کرنی، بلکہ رائڈ کو شیئر کریں۔ اس سے یہ ہوگا، ایک تو گاڑیوں کا کم استعمال ہوگا، گاڑیاں کم استعمال ہوں گی تو بلا شبہ تیل کی کھپت کم ہوگی اور فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کم خارج ہوگی۔ گاڑی چلاتے وقت تیز رفتاری اور بریک کا استعمال کم کریں۔ طویل سفر پر کروز کنٹرول کو آن کریں۔ گاڑی خریدتے وقت جو گاڑی انوائرمنٹ کے لیے سیف ہو اس کا انتخاب کریں۔ یہ سارے اقدامات کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ کاریں آب و ہوا میں تبدیلی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ہماری آب و ہوا میں 82% کاربن ڈائی آکسائڈ کاروں سے ہی آتی ہے۔ کیونکہ یہ سب کچھ اجتماعی طور پر مشکل ہے اور زیادہ تر لوگوں کے لیے تو ناممکن ہے، لہٰذا کچھ عادات کو اپنایا جا سکتا ہے جن کا اجتماعی اثر بہت بڑا ہوگا۔ امریکی محکمہ برائے توانائی کے مطابق اگر آپ اپنے ٹائروں کی ہوا پوری رکھتے ہیں اور اپنی گاڑی کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ تیل کی کھپت کو تقریباً آدھا کر سکتے ہیں۔ ویئرز، اگلا پوائنٹ ہے ڈائیورس فرام کول اینڈ انکرج ادرز۔ ویئرز، ایسی کمپنیوں میں انویسٹ کرنا بند کر دیں جو فوسل فیول کا بزنس کرتی ہیں۔ مثلا کئی انشورنس کمپنیاں جو فوسل فیول کے کام کے ساتھ منسلک ہیں، اور کئی ایسی کمپنیاں ہیں جو فوسل فیول کے بزنس کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی منسلک ہیں۔ اگر آپ ان کمپنیوں سے اپنا بزنس نہیں کریں گے تو یہ وہ بزنس چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ویئرز، کوئلے کی کھپت سے ہماری دنیا میں 20% کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے۔ ویئرز، اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ پر جو ہے ایٹ لیس بیف۔ جی ویئرز، اپنے لیے ایک اصول بنائیں کہ گائے کا گوشت کم کھائیں، جس سے یہ ہوگا گائے کے گوشت کی کھپت کم ہو جائے گی۔ اگر گائے کا گوشت کھانا ہے تو گھر پر کھائیں، ہوٹلوں پر ہرگز نہ جائیں، ہفتے میں صرف ایک دفعہ کھائیں۔ اگر آپ ہوٹل یا ریسٹورنٹ پر جاتے ہیں تو آپشن کے طور پر آپ کے پاس گائے کا گوشت یا کوئی دوسری چیز جو کہ پروٹین کا ذریعہ ہو تو دوسری پروٹین والی چیز کا انتخاب کریں۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق جانوروں کے چارے کی مد میں انسانوں کے خرچ کا 15% صرف جانوروں پر خرچ ہوتا ہے، جبکہ گائے کا خرچ اس سے بڑھ کر 41% پر ہے۔ مویشی گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں دنیا میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے پروسیڈنگ میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق
मुर्गी के गोश्त या किसी दूसरे जानवर के गोश्त के मुकाबले में गाय के लिए 28% ज़्यादा जगह, 6% ज़्यादा खाद और 11% ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। गार्डियन के मुताबिक अगर आप गाय के गोश्त के हसूल के लिए जितनी खाद इस्तेमाल करते हैं, इससे जितनी मीथेन गैस पैदा होती है और जानवरों के रास्ते के लिए या उनके शेड बनाने के लिए जितने दरख्त कटते हैं, इन सब से जितनी ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज होता है, वो दुनिया की जितनी भी गाड़ियाँ, ट्रक और हवाई जहाज जितनी ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज के जिम्मेदार हैं, उनसे कम नहीं है। व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेट गर्ल्स। जी व्यूअर्स, लड़कियों की तालीम तो वैसे दुनिया के हर मैदान में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो इस मामले में हमें गर्ल्स को एजुकेट करना होगा। ऐसी फलाही तंजीमों को फंड दें जो लड़कियों को अच्छी और सस्ती तालीम देती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मलाला फंड है। हमारी आबोहवा को साफ बनाने के लिए जो जामे रिपोर्ट प्रोजेक्ट ड्राफ्टोन ने बनाई है, इसमें लड़कियों की तालीम को 6 नंबर पर रखा गया है, जबकि शमसी तवानाई को 10वें नंबर पर रखा गया है। इसकी वजह यह है तालीम याफ्ता लड़कियां गैर तालीम याफ्ता लड़कियों की निस्बत कम माहौल को ख़राब करती हैं। एक मारूफ साइंसदान जोनाथन फोली के मुताबिक ख़वातीन पानी, खाना पकाने, खाने के फजले को सही जगह ठिकाने लगाने, ईंधन के इंतखाब और घरों की तमीर वगैरह के फैसले में गैर मुतनासिब हिस्सा लेती हैं। ये सब चीज़ें हमारी आबोहवा को ख़राब करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर लड़कियां इन मामलात में बराबर का किरदार अदा करें तो हम अपने माहौल को साफ बना सकते हैं। Viewers, let's talk about next point, which is educate for a healthy planet. Viewers, वैसे तो ऐसे बहुत से इकदाम हैं जिनको अपना कर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात करूँगा ऐसे इकदाम की जो हमारी आबोहवा को बेहतर बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं या जो कानून साजी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हो रही है। इसको सपोर्ट करें। अपने इलाके के ऐसे सियासतदान का इंतखाब करें जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इकदाम कर रहा है। ऐसी पार्टीज के रहनुमाओं और उम्मीदवारों को खत लिखें कि आपका वोट ग्लोबल वार्मिंग पर उनके मौक़िफ़ पर मुनहसर है। ऐसा उम्मीदवार जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करता है या इकदाम करता है, इसको कामयाब बनाने के लिए अपने दोस्तों और फैमिली के अफराद को तलकीन करें। व्यूअर्स, मेरा अगला और आखिरी पॉइंट है कन्विंस योर फ्रेंड्स टू बिहेव सस्टेनेबली। व्यूअर्स, ऐसे तमाम इकदाम जो आप माहौल को साफ करने के लिए कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ऐसे इकदाम करने की तलकीन करें। राइड शेयर के मामले में उनकी हेल्प करें, तेज़ रफ्तारी के मुतल्लिक उन्हें गाइड करें। ऐसी चीज़ें जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही हैं, उनसे खुद भी बाज रहें और अपने दोस्तों को भी इनसे बाज रहने की तलकीन करें। ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि जब आप माहौल को साफ करने की ख्वाहिशमंद हों और इकदाम भी कर रहे हों, हो सकता है आपके दोस्त और फैमिली के अफराद आपके साथ ना हों, वो ऐसा ना सोचते हों। अपने दोस्तों को प्रॉपर अवेयर करें। मिसाल के तौर पर आप अपने किसी दोस्त को बताएं कि मेरे फ़लाँ दोस्त ने माहौल दोस्त गाड़ी ली है, वो माहौल दोस्त लाइट या बल्ब का इस्तेमाल करता है। इस तरह आपका दोस्त भी नेक्स्ट टाइम माहौल दोस्त चीज़ें खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा। व्यूअर्स, आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए खुद भी इकदाम करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। पायदार ज़िंदगी को अपनाना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम नहीं होता आपके इकदाम असरअंदाज हो रहे हैं या नहीं। जब आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ती है, जैसे कि पैसा, वक्त और सहूलत। इसलिए आपको ये जहन में बिठा लेना चाहिए कि जो इकदाम आप कर रहे हैं वो असरअंदाज हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पहले से ज़्यादा अहम है। हम आखिरी नस्ल हैं जो क्लाइमेट चेंज को तब्दील कर सकते हैं। अगर हम अमल नहीं करते तो इसके नताइज का सामना करने वाली हम पहली नस्ल होंगे। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।